आप सभी को पूजा रानी सिंह का बैंगलोर से प्यार भरा नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं काव्य बरखा लाइव 2021 के 8वें संस्करण में। और इस संस्करण में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो हैं हमारे अपने रणविजय राव जी। इनको इनका परिचय मैं क्या दूं, इनसे मैं जितनी बार मिलती हूँ उतनी बार इनका एक नया ही परिचय सामने आता है। ये मेरे गांव औरंगाबाद बिहार से भी आते हैं। ये संसद में लोकसभा में संपादक भी हैं। अभी दूरदर्शन के कार्यक्रमों को छोड़कर इतनी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे पास उपस्थित हैं। सर कैसे हैं आप? अपने बारे में कुछ बताइए। हमारे काव्यांजलि पटल पर आपका स्वागत है। जी, मैं आपको और सभी सुनने वालों को मेरा हार्दिक नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस काव्य बरखा कार्यक्रम में मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी जी हो रही है कि आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक बार फिर मुझे जी मौका मिला आपसे जुड़ने का। जी जी। जी जी, बहुत बहुत नमन, अभिनंदन और जी, स्वागत। मैं बीच में आपका परिचय पढ़ती रहूंगी, पर आदरणीय आपके जी जी पास समय कम है तो बिना समय बर्बाद करते हुए मैं जी आपकी जी कुछ जी रचनाओं को सबसे पहले सुन लेती हूँ, ताकि जाने जी से जी पहले हमें जो कविता और काव्य बरखा में हमें जो अनुभूति मिलनी हो वो मिल जाए। जी जी तो आदरणीय जी जी कोई बिल्कुल। मीठी सी कविता सुना दे, अपना आपका परिचय हम सबको मिल जाएगा। देखिए आते ही जी 8-10 लोग पहले ही जुड़ चुके हैं। जैसे ही हम आए हैं सब आपका इंतजार कर रहे थे। सभी जुड़ जी चुके हैं और सभी आपका स्वागत कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैं बहुत खुशी हो रही है कि एक काव्य बरखा में मैं हूँ और कविता से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और जी जी अ, और आजादी की 75वीं वर्षगांठ हमारा देश मनाने जा रहा है। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है और उसकी जी पूर्व संध्या पर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और श्रोताओं के बीच हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जी इस जी मौके पर मैं एक कविता, छोटी कविता से शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल एक भारत में कई भारत। आप जी जानते हैं जी कि हम हमारा देश बहुत ही विविधताओं वाला देश है और जी धर्म, जाति, भाषा हर तरह से अलग है। तब एक देश जी में जैसे लगता है कई कई देश हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल तो जी, तो बिल्कुल उसी तरह से एक एक भारत में कई भारत है, क्योंकि विषमता भी है और गैर जी गैर बराबरी भी है, असमानता भी है। तो जी उसी को संबोधित करते हुए, उसी बात को रखते हुए मेरी एक कविता है, एक भारत में जी कई भारत। जी 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 क्या बिल्कुल फर्क पड़ता स्वागत है? है। जी, जी क्या क्या फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी में जी एवरेस्ट सदृश विकास के विविध कीर्तिमानों से? क्या फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी में एवरेस्ट सदृश विकास के विविध कीर्तिमानों से? हम खुश हैं चांद की शीतलता, सूरज की चमक और जंगल की जमीन पर चादर में टाट का पैबंद लगी जिंदगी से। वाह हम खुश हम खुश हैं चांद की शीतलता, सूरज की चमक और जंगल की जमीन पर चादर में टाट का पैबंद लगी जिंदगी से। तुम ही ने वाह बनाया है एक भारत में कई भारत। जी जी, तो ये एक छोटी सी कविता थी बहुत जिससे सुंदर बहुत सुंदर। तो देखिए हमारे सभी यूजर्स कमेंट कर रहे हैं और उन्हें आपकी कविता सुनते ही जय हो और बहुत खूबसूरत स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी आपको दे रहे हैं। आपकी इस कविता से काफी उत्साहित हैं वो, और उन्हें अब पता जी चल जी चुका है कि आगे और कितना कुछ सुनने को मिलेगा जी जी जो उनके मन जी का जी होगा। बिल्कुल। ये जो फेसबुक जी यूजर कमेंट आ रहे हैं वो हमारी आदरणीय मणिका जी हैं, मणि अग्रवाल जी हैं। वो हमारी जी जी छंदशाला चलाती हैं, हम सबकी गुरु हैं। उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, अभिनंदन करती जी हूँ। राधा अय्यर जी जी मेरा हमारी उपस्थित है यहाँ पे। जी हार्दिक अभिनंदन जी करती हूँ आपका। हमारे बीच हैं आदरणीय रणविजय राव जी। खुद को कहते हैं शब्द कर्मी, पर इनका सारा परिचय मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। ये कविता, कहानी, व्यंग्य, समीक्षा लेखन सभी में विशेष रूप से सक्रिय हैं। आपका जन्म हुआ 21 मार्च को 1973 में। आप ग्राम जगदीशपुर, डाकघर दोसमा, जिला औरंगाबाद, बिहार से आते हैं। बहुत गौरव से कह सकती हूँ कि ये मेरे क्षेत्र से आते हैं, जहां मेरा जन्म हुआ, मेरी जन्मस्थली है, पावन भूमि है, उसको नमन करती हूँ। सर आप ये बताइए कि आपने बिहार से रहे, आपका जन्म हुआ, शिक्षा आपकी हुई हिंदू सही कॉलेज था। दिल्ली विश्वविद्यालय से। ये कैसे जी जी अचानक से आए? आप कैसे दिल्ली कैसे पहुंच गए? जी, वो पढ़ाई जब शुरू हुई तो अब मेरी जो
क्या बोलते हैं, कहेंगे उसको, प्रतिभा, या फिर बाबूजी को बहुत लगा कि नहीं बेटा प्रगति कर रहा है और जी उत्तरोत्तर इसको और मौके मिलने चाहिए, तो जी उससे प्रभावित होकर या उससे प्रेरित होकर कहेंगे बाबूजी ने मुझे जी पटना भेजा, पटना कॉलेज में रहा, जी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा। उसके बाद एक जी माहौल था दिल्ली में आने का, दिल्ली पढ़ाई करने का, तो जी मैं फिर इधर आ गया। तो जी यहाँ आने के बाद मैं यहीं का होकर रह गया एक तरह से। जी जी, जी। इस तरह आप से। अभी लोकसभा में, संसद में संपादक हैं, तो आपका ये कार्यभार आप कैसे निभा पाते हैं? और साथ में कविता लेखन निरंतर चलता रहता है, तो कैसे समय निकाल पाते हैं? कैसे इतनी व्यस्तताओं में से आज हमारे बीच भी उपस्थित हो पाए हैं? मैं समझती हूँ बहुत सारे कार्यक्रम आपको साथ में भी चल रहे हैं, पीछे भी दूरदर्शन पे हैं आप, वहां भी कार्यक्रम चल रहे जी हैं, जी तो जी आपकी इतनी जी, खुशी की वजह से आप कुछ क्षणों को चुरा लेते हैं हमारे लिए। जी जी बिल्कुल, एक शौक है कुछ लिखने का, कुछ पढ़ने का। तो यही जो जी जिजीविषा है, और मतलब कुछ कर लेने की, कुछ कर गुजरने की, तो इसी से जी प्रेरित होकर मैं कुछ लिख लेता हूँ, समय चुरा लेता हूँ जी बच्चों से और अपने काम से जी भी। अभी मैं दूरदर्शन में जी नहीं, आकाशवाणी में हूँ, और वहीं से जी मैं लाइव हूँ। जी जी जी। तो कार्यक्रम अरे भी साथ वाह! साथ चल रहा है, लेकिन इसी बीच में थोड़ा समय चुरा कर आप सबों के जी, बीच और अपने जो हमारे श्रोता लोग जुड़े हुए, मैं उनको दोबारा नमन करता हूँ कि आप सब जी, इतने बहुत सारे सतत हैं, सुन रहे हैं लगातार मुझे। जुड़ते जा रहे हैं। सबके नाम जी मैं जी यहाँ पे आपको दिखाती जा रही हूँ। हमारे आदरणीय रमेश विनोदी जी भी उपस्थित होंगे। उनके भी आज बहुत आज़ादी की पूर्व संध्या पे बहुत सारे कार्यक्रम थे। अपनी व्यस्तताओं में से सभी अपने-अपने समय लेकर के यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हैं। सभी लोग हाजिर हैं और सभी आपको लगातार सुन रहे हैं। आदरणीय, आप व्यंग्य भी लिखते हैं, जी तो जी कविता, कहानी, व्यंग्य कोई भी विधा आपने नहीं छोड़ी। तो कोई जी अपनी व्यंग्य की रचना आप हमें सुना सकते हैं? ऐसी कोई कविता जिसमें व्यंग्य भी हो, जो प्रहार भी करती हो सामाजिक कुरीतियों पर, या जो हमारी विसंगतियां हैं उन सबको बताती हो, ऐसी कोई कविता आपने जो व्यंग्य की शैली में रची हो? जी, अभी वो कविता तो नहीं, लेकिन कविता की तरह ही है, व्यंग्य है। और जी ये जो जी कोरोना का जो चल रहा है, और जिससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी एक तरह से मच गया, और हमारे देश जी में दूसरी जो लहर आई कोरोना की, उसके चलते बहुत ही अपने प्रिय लोगों को भी हमने खोया। तो जी सही। उससे प्रेरित होकर उस माहौल को देखने के बाद मेरे मन में कुछ जी लिखने का आया। एक व्यंग्य लिखा है, वो आपको जी लगेगा कि कविता के जैसा ही है, तो मैं उसको जी पढ़ता हूँ। सुनाइए, मुझे बिल्कुल लगता है कि सुनाइए, आपको पसंद आएगा श्रोताओं को। ये बिल्कुल बिल्कुल भूलोक में, सुनाइए। जी, जी शीर्षक है भूलोक जी में भूचाल, देवलोक में जी। अफरा तफरी। जी, अरे वाह! सुनाइए। यह है, कहाँ तो हम सोच रहे थे कि अब हमारे दिन बहुरेंगे, रोटी जी रोजगार की चिंता से उबर जाएंगे, और कहाँ अब जी जान बचाने की आफत आ गई। जान अच्छा। बची तो लाख उपाय वाली बात चरितार्थ होने लगी थी। खांसी, जी जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू से तो निजात मिल जा रही थी, पर इस जी मुझे कोरोना ने तो सांस लेना ही दुभर कर दिया। फेफड़े बिल्कुल काम सही। करने बंद करने लगे। जी फेफड़े जी काम करने करने लगे। जी ऑक्सीजन की कमी हो गई शरीर को, और आपदा को अवसर में बदलने पर लोग उतारू हो गए। जी जी। पहली लहर के सच। समय तो लोग जी पहली लहर जी के समय तो लोग शहरों से अपने गांव की ओर रुखसत हो रहे थे, पर जी इस दूसरी लहर में गरीब गुरबा के साथ साथ अच्छे जी खासे रसूख वाले लोगों के भी दुनिया से रुखसत होने की बारी आ गई थी। जी जी जाहिर है, भूलोक में कोरोना ने कोहराम मचा रखा था, तो जी देवलोक में भी अफरा तफरी का आलम था। जी यमराज की ड्यूटी चौबीसों घंटे की लगा दी गई, जी अर्थात वे इमरजेंसी ड्यूटी पर थे विदाउट ब्रेक। जी इधर चित्रगुप्त भी जो वर्क फ्रॉम होम की ड्यूटी बजा रहे थे, उन्हें भी जी अब इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया, ताकि भूलोक से आ रहे लोगों का लेखा जोखा तो सही से रखा जा सके। जी जी सभी देवी देवताओं की भी औचक बैठक बुलाई गई, जिसका विषय था कि आखिर स्वर्ग में अफरा तफरी का यह आलम क्यों है, और इससे कैसे निपटा जाए। इंद्र के दरबार में जारी इस महासभा में गहन मंथन चल रहा था कि भूलोक जी से आ रहे लोगों का प्रबंधन कैसे किया जाए। इस जी इस ह्यूमन रिसोर्स का
बेहतर इस्तेमाल आखिर क्या हो। जी इस पर गहन मंत्रणा हुई, विचार विमर्श हुआ, पर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सका। जैसे भूलोक जी में सर्वदलीय बैठक तो होती है, पर बिना जी किसी निष्कर्ष के समाप्त हो जाती है। ठीक वही जी हाल आज देव सभा में देव सभा की थी। अंत में सारी जी जिम्मेदारी यमराज पर डाल दी गई कि पहले आप आ रहे लोगों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें, स्थिति जी सामान्य होने पर उचित निर्णय जी लिया जाएगा। लिया जाएगा। जी 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 हाँ, बहुत ये बहुत सुंदर बयान। जी जी बहुत थोड़ा सा बड़ा है और आपने ज्यादा टाइम देवताओं को लगेगा। भी लपेट लिया, देवताओं को, जी भूलोक सब जी आपने लपेट लिया। जी जी व्यंग्य से यही बात होती है कि आपके शब्दों की धार इतनी तेज होती है, या बहुत जी जी सामान्य शब्दों में और इतनी अच्छी बात कह जाते हैं कि इतना आपको कई सम्मान मिले हैं। उनका यहाँ पर उल्लेख कर दूं, जो भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं वो सब आपको जी आपके सम्मान और आपके बारे में थोड़ा जान जाए। आपको शोभना सम्मान मिला है 2016 में, और उसके बाद क्रमवार पढ़ती जाऊंगी। उसके बाद वर्ष 2015 में आपको प्रकाशित काव्य संग्रह कश्मकश के लिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का विशिष्ट पुरस्कार भी मिला आपको 2017 में जाकर के। जी जी फिर आपको जी 20 से 24 मई 2018 के दौरान हांगकांग में आयोजित हांगकांग मकाऊ साहित्य महोत्सव में पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल विश्व रचना सम्मान से सम्मानित किया गया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय व्यंग्य महोत्सव के दौरान बिलासा सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। आप इतने सारे सम्मान आपने लिए हैं, इसमें सबसे विशेष मुझे जो लग रहा है वो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त विशिष्ट पुरस्कार है। उसके बारे में कुछ बताइए कि ये कैसे संभव हुआ। जी, ये मेरा पहला संग्रह था और जी पहले संग्रह में ही मुझे बहुत खुशी हुई कि इस पर नामवर सिंह जी ने वो चर्चा जी की, और जी दूरदर्शन पे, और मदन जी कश्यप जी बहुत बड़े कवि हैं उन दोनों ने। और जी एक जी एक समसामयिक विषयों पर जिससे हम, और पहला संग्रह था तो मैंने बहुत कुछ कॉलेज के दिनों का जो अनुभव था, और फिर कार्य जी अनुभव जो हुआ कार्यस्थल पर, और जो आम जिंदगी में जो मैंने देखा सुना समझा बुझा, उस सबका जी एक निचोड़ था हमारी कविताओं में। तो वो जी उससे शायद जो निर्णायक मंडल था, उससे कहीं ना कहीं जी वो उनको अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने जी चुना इसको। और वो मैंने जी अखबार में एक विज्ञापन देखा था कि आप अपनी प्रविष्टि भेज सकते हैं इस पते पर, जी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त विशिष्ट पुरस्कार के लिए। तो मैंने जी भेजा, उसमें संयोग था कि एक दिन खबर आती है कि आपका चयन जी हुआ है, आप फलाने जी दिन आ जाएंगे पुरस्कार लेने के लिए। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आदरणीय अनुराधा पांडेय जी बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री हैं। वो आप पटल पर अभी देख पा रहे हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई दे रही हैं वो। और वो जी हमारी काव्यांचल की जान है। आप ये समझ लीजिए कि हमारी गुरु भी हैं, गुरु तुल्य भी हैं, और बहुत सारे कार्यक्रमों में वो शिरकत करती रहती हैं। तो वो आपको नमन कर रही हैं, अभी जी प्रणाम कर रही हैं। मेरा भी जी नमस्कार अनुराधा जी को। जी जी बाकी जी सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं, आपको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उनके नाम नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि शायद वो स्ट्रीम यार्ड पर रजिस्टर नहीं है, पर सबके नाम अलग अलग हैं। उनसे अनुरोध करती हूँ कि अपने नाम साथ में लिख करके भेजें ताकि हम उनके नाम के साथ उनके कमेंट पढ़ें, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय, आपके कई कविता संग्रह आए हैं। अर्धयान की बेला कहानी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से, एनबीटी से आपकी 2017 में प्रकाशित हुई है। अर्धयान की बेला में आपने किस प्रकार की ये कहानियां लिखी हैं, ये ये कैसा? एक 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 नवसाक्षर श्रृंखला है राष्ट्रीय जी पुस्तक न्यास की। उसके उसके जी तहत एक छोटी कहानी है, बच्चों के लिए कहानी है, जो जी 7वीं 8वीं तक के स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उन तक, जी और जो अपनी संस्कृति से अपनी सभ्यता से जो दूर हो गए हैं, जो गांव छोड़कर शहर में आ गए हैं और गांव जी बहुत कम जाना, तो वैसे लोगों के लिए एक कहानी है। जी और जी विशेषकर छठ छठ पर्व पर है कहानी, अरे अर्घ्य वाह! दान की बेला। जब हम अर्घ्य जी अर्पित करते हैं भगवान सूर्य को, उगते सूरज को और जी डूबते सूरज को, तो उससे उस पर ये कहानी है। और जी उससे उसका लिखने का माध्यम यही था, मतलब मकसद मेरा यही था कि जी जो बाहर हैं और जो बच्चों को वो संस्कार नहीं मिल रहा है, जो पहले जो गांव में रहते दादी नानी के साथ रहते थे वो मिल पाता था, और जी तो वो पढ़े तो जाने कि क्या शुद्धता और क्या पवित्रता बरती जाती है
छठ पर्व के जी समय, और कितनी कितनी महत्ता है उसकी। तो ये इस बात से जी प्रेरित होकर मैंने ये कहानी लिखी थी। और राष्ट्रीय, मैं जी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने मेरी पांडुलिपि को स्वीकार किया और उसको पुस्तक का रूप दिया। जी ये है। जी मुझे लगता है कि आप मैंने भी छठ पर्व में अर्घ्य अर्पित कर दिया पुस्तक के माध्यम से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और शायद यही अर्घ्य अर्पित हुआ है, तो ईश्वर ने आपको हर तरह की प्रसिद्धि दी है। आप अपने कार्य में भी दक्ष हैं, बहुत कुशलता से अपने सभी कार्य भी निभा पा रहे हैं। दूरदर्शन में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपका संपादन के का कार्य भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमारे नए जितने भी हमारे काव्यांचल के सदस्य हैं और वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा आप उनको कैसे देंगे? कि वो किस तरीके से मेहनत करें या किस तरह का प्रयास करें कि वो आगे बढ़ सकें? जी, जो जितना मेरा अनुभव है उसी के हिसाब से तो मैं तो यही कहूंगा कि जी, पहले चीजों को समझें, पढ़ें जी, और गूनें जी, उस बात को। और सिर्फ लिख देने से बात नहीं पहुंचती है। जितना जी, आपका अनुभव है, अनुभव का जी, सार उसमें होना चाहिए, और आपका जी, अध्ययन, मनन, चिंतन, ये सब बहुत जी, जरूरी है। तभी वो जी, बात, वो पकड़ आ सकती है। आप अपनी बात को पाठकों तक संप्रेषित कर सकते हैं। पाठक आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अ, जी, तब तभी बात आएगी आपकी लेखनी में। तो ऐसा जी, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक अनुभव नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं, पास परिवेश को, अपनी परिस्थिति को समझकर और लोगों की परिस्थिति को समझकर, और कुछ ऐसा जी, कि आप कुछ ऐसा लिखें जहां से जो पाठक है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ा महसूस करे। तो जी, तो उससे है कि मतलब लेखनी में धार आती है, और जी, और अपनी बात आप आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो यही है। मुझे लगता है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप अच्छा लिखेंगे नहीं। जी, एक बिल्कुल। बहुपठित रचनाकार बनने की जरूरत है। जी। जी, आपकी एक कविता के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे प्रस्तुति के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि काव्य बरखा कार्यक्रम है, तो नित्य कविताएँ निर्झर बहती रहनी चाहिए, चर्चा भी हमारी जी, चलती रहेगी। एक कविता सुना दीजिए आदरणीय, जो आपको विशेष तौर पे पसंद हो, या तो आज़ादी की शुभ संध्या पर, शुभ बेला पर आपने कुछ लिखा हो, तो वो सुना जी, दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी मोबाइल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मोबाइल के फ़ोल्डर में है, और मैं अभी आकाशवाणी में हूँ। मैं प्रिंट लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया, और इसीलिए मैं 5 मिनट देर से भी जुड़ा आपके साथ। अ, तो वो एक हे भारत के वीर सपूत, उस इस नाम से एक कविता थी। मुझे याद नहीं है, बिल्कुल ताज़ा लिखी है, तो याद नहीं है। जब तक ढंग से पढ़े नहीं, तब तक वो बात आती नहीं है वो कविता में। लेकिन मैं कोई बात नहीं। और मुझे खुशी है कि आज़ादी की संध्या पर, जी, 75वीं वर्षगांठ पर, जब पूरे देश जी, में अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऐसे मौके जी, पर, और मैं आप सभी हम अपने प्रिय श्रोताओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अनुराधा जी दिख रही हैं अपने स्क्रीन पर, और हिरेन अरविंद जोशी जी भी दिख रहे हैं। तो बहुत खुशी जी, है कि, और मेरा हार्दिक नमस्कार है आप लोगों का जी, भी। आप सुन रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा लग जी, रहा है। एक जी, कविता है बारिश। बारिश का जी, मौसम है, और कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। और ऐसे में किसान की, जो देश की बहुत बड़ी आबादी है, और करीब जी, हम अब पहले 75% आबादी कहते थे कि किसान है हमारे देश की, जी, किसान है। और अब कम जी, से कम तो 60% तो अभी भी जरूर हैं, जो जो जी, नौकरी पेशा है, वो भी न कहीं खेती पर ही आश्रित है उनका परिवार, और उनका जीवन जी, भरण पोषण चलता है। और कोई नौकरी में आ जी, जाता है परिवार का कोई सदस्य, तो उसको उनको बहुत सहयोग मिलता है, सहारा मिल जी, जाता है। जी, एक एक मैं गांव लिए चलता हूँ कि बारिश में क्या जी, माहौल होता है। जी, बिल्कुल, एक बिल्कुल। कविता है, जी, एक कविता जी, है सुनाइए। बारिश। जी, तैयार बैठे हैं जो खुद बिकने को, उन्हें शायद यह भ्रम हो जाता है कि कुछ भी खरीदा जा सकता है। जी, जो 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 बैकडोर एंट्री कर लेते हैं, जो अंडर द टेबल काम करवाने की कोशिश करते हैं, उनके जी, बारे में है जी, कि हम जी, किसानों का जमीन हम ले लेंगे औने पौने दाम पर, और कुछ भी कर सकते हैं, जी, फैक्ट्री खरीद कर सकते हैं। ज्यादा जी, पाठक बहुत बहुत क्षुधी श्रोता लोग हैं, इतना मुझे विश्वास बताने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे कविता पर आता हूँ। जी, जी, तैयार बैठे हैं जो खुद बिकने को, उन्हें शायद यह भ्रम हो जाता है कि कुछ भी खरीदा जा सकता है। क्या बात है। विकास विकास की इसी मानसिकता ने जी, विकास की इसी मानसिकता ने लील लिए हमारे सारे आहार पोखर। जी,
ताल तलैया, नदी नाले, पाट दिए गए दुआबे, खड़ी कर दी गई बहुमंजिली इमारतें अथवा तब्दील कर दी गई वे समतल मैदान में। शायद जी यही वजह है, छा जाते हैं जब आकाश में मेघ, शायद जी यही वजह है, छा जाते जी हैं जब आकाश में मेघ, होने लगती है जब घनघोर बारिश, तबाह जी हो जाते हैं सारे के सारे थोड़े समय जी में ही। आ जाती जी है कहीं बाढ़ तो कहीं दहाड़, जी चाहे गांव जी हो या शहर, देखते ही जी देखते सब सब जगह हो जाता है, सब हो जाता है जी जलमग्न। पर जी कभी बारिश बर्बादी है तो कभी है जीवन भी। जी पर कभी बारिश बर्बादी है तो कभी है जीवन भी। बारिश है तो हरियाली है, जी हरियाली है गरीब किसान के चेहरे पर भी, हरियाली जी है देश की अर्थव्यवस्था की। यही बारिश जब पड़ती है, बूंद बूंद धान के पौधों पर लहलहा उठती है फसल। क्या यही बात है। बारिश जब पड़ती है, बूंद बूंद धान के पौधे पर लहलहा उठती है फसल, लहलहा उठता है किसान का चेहरा भी। वाह। ओढ़ लेती है धरती जैसे धानी चुनर चहुं ओर। हाँ पौधों से लकदक होती हैं क्यारियां, जी पौधों से लकदक होती हैं क्यारियां, लंबी जी लंबी घासों के पीछे उड़ती छुपती हैं रंग बिरंगी तितलियां। बारिश जी में उगे उगे घासों की हरियाली बनती है पशुओं के लिए चारा। गाय भैंसों जी को टहलाते हैं जब चरवाहे हरे घास की क्यारियों पर। और जब शाम रात की ढलानों पर उतरने लगता है, छलकने जी लगता है जैसे दूध उनकी थनों से, बरसता है जब हथिया नक्षत्र, वो बरसता है आसमान से, लोहा पित्तल चांदी और सोना भी। फिर फूटने लगती है धान की बालियां, फिर जी फूटने लगती हैं धान की बालियां। लहलहाती है फसल जब खेत में तो लगता है जैसे सोना उगल जी रही है धरती। सच में बारिश है, सच में बारिश है तो सपने हैं, सपने हैं तो आशा है, आशा है जी तो जीवन है। बारिश है जी तो ही है फूल और कांटे भी, फूल है सही तो बात। प्यार है, प्यार है जैसे सब कुछ है। जी बारिश नहीं होगी न खिलेंगे फूल और न जी बचेंगे कांटे भी। बारिश है जी तो नदी है, बारिश होगी तो नदी बहेगी अविरल और खिलते रहेंगे फूल भी। बारिश जी है तो नमी है जीवन में भी और जमीन में भी। और जहाँ नमी जी है वहाँ किसी जी चीज की कमी नहीं है, और जहाँ नमी है वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। जी जी। आदरणीय अरुण प्रताप सिंह अस्तित्व जी कह रहे हैं, लाजवाब रचना और प्रस्तुति उतनी ही मनोरम। सर, इस प्रस्तुति के मामले में तो मैं भी आपको कई बार बोल चुकी हूँ, आप बोलचाल की भाषा में इतने अच्छे से कविता कहे जाते हैं कि लगता है कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, बड़ी सरल लगती है और हम तक डायरेक्टली पहुंच भी जाती है। ये कला बहुत ही अद्भुत है। मुझे लगता है कि हम बहुत कठिन कठिन शब्द चुन लेते हैं कई बार कविता में, तो लोगों तक उतना मतलब सार्थक रूप से नहीं पहुंच पाता। आप बड़ी सरलता से जी कह ले जाते हैं, तो क्या यही एक कारण है कि आपकी कविताएं बहुत लोकप्रिय हैं और इतने सारे सम्मान जी भी आपके पास आए जी हैं? जी मेरी मेरी कोशिश यही रहती है, हालांकि मैं जैसा कि आपने परिचय में भी शायद बताया कि जी मैंने संस्कृत ऑनर्स किया है और एमए भी किया है। जी तो ऐसे संस्कृत निष्ठ शब्दों का मैं आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन जी जी लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैं बात कहूं वो आसानी से लोगों तक पहुंचे। जी। जी और बहुत ज्यादा बिंब का इस्तेमाल और अभिधा लक्षणा के इस्तेमाल से बचूं, ताकि ताकि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो लोगों तक सीधे सीधे पहुंचे और वो लोग जुड़ सकें। उनको लगे कि जो उनकी बात है या फिर मेरी बात है वो उनकी बात लगे, उनकी बात है तो मेरी बात लगे, इस तरह से। जी तो मुझे लगता है कविता की सार्थकता भी यही है कि जब जो लोग सुने उनको लगे कि कहीं ना कहीं मेरी बात हो रही है। तो कोशिश यही जी। रहती है। आप कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जा चुके हैं। हिंदी को लेकर के वहां पर कैसी बातचीत होती है, क्या रुझान रहता है, और उन सम्मेलनों में किस प्रकार की रचनाएं जाती हैं या किस प्रकार के कवि जाते हैं? आपका कुछ लोगों से परिचय भी होगा जो आजकल के काफी प्रमुख कवि में आते हैं या रचनाकारों में आते हैं। उनके बारे में हमें बताइए ताकि हम भी उनकी पुस्तकें लेकर के पढ़ें।
और हमें भी जी उनके जी। बारे में कुछ जानकारी हो। हालांकि बहुत लोग लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लोग लिख रहे हैं। और जी और इसी में है कि और पाठक के ऊपर होता है कि वो क्या सुनना चाहते हैं और किस तरह का जी पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा जो निर्णायक होता है वो पाठक जी होता है। और जी और 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 लिखने के लिए तो लोग बहुत कुछ लिख देते हैं। जब जब पाठक की पसंद बनती है वही लोकप्रिय जी होता है, वही फिर जी जबान पे चढ़ जाता है उसी का नाम। अभी ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं। मैं जो जी मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कई सम्मेलनों में जाने का मौका मिला है। और वहां जी पर मैंने देखा है कि बहुत बहुत स्तरीय कविताएं और रचनाएं पढ़ी जाती हैं। और बहुत जी और जब भीड़ है तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ ऐसे भी लोग जाएंगे जो जो अब सबकी पसंद नहीं बन सकते हैं। तो जी वैसी अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए कि सब कुछ जी जो कुछ हो हमारी पसंद का ही हो। तो जी कोई किसी को पसंद है कोई नहीं है तो अलग अलग बात हो जाती है। लेकिन बहुत कुछ लिखा जा रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। और मैं तो बिल्कुल आशावादी हूँ कि ऐसे निराश होने का नहीं है। आज आज के जी दिन तो मैं कहूंगा कि हम विदेश की तो बात छोड़ें, देश में जी ही जो जो एक दक्षिण भारत जहां पर हिंदी का प्रचार नहीं था। आप तो बेंगलोर में खुद रहती हैं, आप देख मैं सह रही बेंगलोर होंगी में कितना। रहती हूँ। यहाँ हिंदी जी की किताबें सर मैंने प्रकाशित करवाई हैं, वो भी कन्नडा जी वाले जी बच्चों को सिखाया जी है। जी 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 जी। जी आपके आपके बेंगलोर में ही एक महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं उषा रानी राव जी। वो हेड ऑफ जी डिपार्टमेंट है हिंदी की। वो भी जुड़ी हुई जी हैं तो वो भी अच्छा लिख रही हैं बहुत बहुत लोग। मैं अब मैं जानती बताऊं हूँ कि उनको। जी जी कालीकट जी से मेरे पास कालीकट में जो मलयालम का गढ़ है, एक तरह से मलयालम ही है वहां जी पर। वहां जी जी पर किसी पत्रिका में मेरी रचना छपी थी, कविता छपी थी। वहां पर जो जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उन्होंने मुझे फोन किया कि आपकी कविता है मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इसको मलयालम में अनुवाद करना चाहता हूँ और उसको जी प्रकाशित करवाना चाहता हूँ मलयालम में, ताकि मलयाली लोग भी समझें कि वो हिंदी में किस तरह से लोग लिख रहे हैं। जी तो इस तरह से हिंदी पहुंच रही है। पहले जो लगता था कि वो दूसरा देश है, हिंदी प्रदेश का कोई जी अगर पहुंच जाता था तो। लेकिन बहुत कुछ जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं या फिर हिंदी जी जो जो फिल्में हैं उनसे हम्म, बहुत कुछ लाभ हुआ है, हिंदी को भी लाभ हुआ है और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी लाभ हुआ है। जो हमारे जो जी जो और जो भाषाएं हैं, जो मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, जी तमिल है, या गुजराती, जी मराठी, ये सब सारे, सिंधी, हर भाषा को लाभ हुआ है हिंदी। और हिंदी तो है ही सर्वमान्य भाषा कहेंगे। मतलब जो जो संपर्क भाषा जो हम कह सकते हैं, पूरे देश को जोड़ने वाली जो भाषा है, जो सबसे जी ज्यादा बोली जाती है, वो भाषा निश्चित रूप से और निस्संदेह हिंदी ही है। तो हिंदी का प्रचार जी प्रसार तो है ही, हमें बहुत आशावान हूँ। और बाकी जो लोग लिख रहे हैं वो सभी जी संभावनाओं से भरे हुए हैं। जो युवा लोग हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं कई लोग। और जो नहीं लिख पा रहे हैं वो सीख रहे हैं, वो अच्छा लिखेंगे। मैं तो इतना भी आशा रखता हूँ, उनसे भी उम्मीद रखता हूँ कि वो बहुत अच्छा लिखेंगे और आगे वाली जी पीढ़ी उनसे भी लाभ उठाएगी, उनको पढ़ेगी। जी 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 आप सुन ही रहे हैं, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, मेरे बोलने से पहले आ गया, एक रचना हो जाए। प्रिया अवस्थी शर्मा जी जी कह रही है जी जी एक जी रचना हो जाए। तो बिल्कुल। आपके पास कोई कविता भी है लिखी हुई, कोई याद है? या आपकी एक कविता मेरे पास है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं पढ़ दूं, या आपके पास है तो आप सुनाइए जरूर। जी ये जी बिल्कुल बहुत सारे लोग, सभी को रचना सुनना है जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक कविता सुनाता हूँ। और बिल्कुल ये है सुनाइए। जो जो आजकल जो माहौल है, कई घटनाएं जो होती हैं शहरों में जी खास करके, वो अब तो जी गांव में भी कई बार होने लगी हैं। जो बेटियों के जी साथ जो व्यवहार होता है, जो जो मनचले जो किस तरह से पेश आते हैं। लेकिन जी जी लेकिन जो माता पिता हैं वो बहुत हिम्मत बढ़ाते हैं कि जी हारने का नहीं है, संघर्ष करने का है, जूझने का है और एक जी जज्बा रखना है अपने भीतर और जी उसी से आगे बढ़ना है। तो किस तरह से बेटियों को माता पिता प्रेरित करते हैं और उनसे जी उनसे आदर आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं जी और एक दिन चाहते भी हैं कि बेटियां बड़ी होकर बहुत कुछ करें। तो उसी से जी संबंधित एक कविता है। मैं जी समझाता हूँ कि आधी आबादी तक ये बात पहुंचेगी हमारे देश की। जी जी। जी बेटी जी तुम, शीर्षक है बेटी तुम। जी। ऐसे वक्त में ऐसे वक्त में जब अव्यवस्था ही जीवन का पर्याय बन जाए, जी जो माहौल है जो माहौल है उस हिसाब से, ऐसे वक्त में जब अव्यवस्था ही जीवन का पर्याय बन जाए, मुश्किल जी हो अंतर कर पाना,
मुश्किल हो अंतर कर पाना आदमी और हिंसक पशु में। हर तरफ डर की खामोशी, हर तरफ एक अनहोनी की पदचाप सुनाई दे। इस अंधेरे समय में बेटी तुम खड़ी होना एक शक्ति पुंज बनकर। इस अंधेरे समय में बेटी तुम खड़ी होना एक शक्ति पुंज बनकर कि भाग जाए सभ्यता का हमलावर पिस्सू। नील नील गगन में जैसे दूर क्षितिज तक उड़ती है चिड़िया। नील गगन में जैसे दूर क्षितिज तक उड़ती है चिड़िया। बेटी तुम देर देर तक उड़ना। जैसे देवदारों के बीच से कठिन होता है धूप का आना और एक पतली किरण निकल आती है एक पगडंडी बनाकर ऊंचे दरख्तों के बीच से। घने जंगल देखेंगे बिल्कुल एक ऐसे सीधी रेखा बन जाती है किरणों की और धरती को छूती है। तो उस तरह की आशा मैं चाहता हूं कि बेटियां रखें और हम भी बेटियों से रखें। जैसे देवदारों के बीच से कठिन होता है धूप का आना और एक पतली किरण निकल आती है एक पगडंडी बनाकर ऊंचे दरख्तों के बीच से। बेटी तुम वह किरण बनना। जैसे ओश से भीगी हरी घास पर चमकीली रंग बिरंगी पंखों वाली चिड़िया फुदकती चलती है इधर से उधर। बेटी तुम फुदकना, दौड़ना, रुकना, चलना। बेटी तुम एक ऐसी खिड़की रखना अपने अंतस में जहां से ताजी हवा आ सके तुम तक और महसूस कर सको कि हवा में तुम्हारा भी हिस्सा है। धूप देख सके तुम्हें जहां से झांक कर और तुम जान सको कि सूरज तुम्हारा भी है। बेटी तुम मन की किताब में माँ बाप के अध्याय के छूट गए हिस्सों को फिर से पढ़ना, सुकून मिलेगा और आगे बढ़ने का हौसला भी। बेटी तुम जहां भी रहो खुश रहना। बेटी तुम जहां भी रहो खुश रहना। तो ये कविता थी। अभी आप देख रहे हैं कमेंट्स में एक रिक्वेस्ट आई है, मैं आपके सामने ले रही हूँ वो रिक्वेस्ट। पढ़िए वो रिक्वेस्ट, क्या आपको दिखाई दे रही है? जी 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 जी, ये है एक दीर्घकालिक चर्चा है। जी जी जी, आदरणीय प्रेम जन्मेजय जी, आदरणीय ललित तिलक जी और आदरणीय रणविजय राव जी को तीनों को एक साथ सुनने का मौका मिले दीर्घकालिक चर्चा में। जी जी, मुझे बहुत खुशी होगी। तीनों मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, बहुत स्नेह देते हैं। आदरणीय अरुण प्रताप सिंह अस्तित्व जी पहले एकल मिल लेते हैं, इनके पास कहने को इतना कुछ है कि हम 10 कार्यक्रम भी रख ले तो कम पड़ जाएगा समय। और जो बैकग्राउंड है वो बहुत बड़ा है, तो हम जरूर लेकर के आएंगे उनकी व्यस्तताओं में से समय चुरा करके। हाँ बताइए आदरणीय, आप क्या कह रहे थे इनकी रिक्वेस्ट पे? जी, अरुण जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुना होगा। और आदरणीय ललित जी और आदरणीय प्रेम सर, इन दोनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने व्यंग यात्रा से जोड़ा और ये व्यंग से जोड़ा। मुझे व्यंग पढ़ता था, लिखता नहीं था, लिखता कम था कहिए। और लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमेशा ललित जी प्रेरित करते रहते हैं कि क्या नया कुछ लिखो, जल्दी से कुछ लिखो। वो लिखवा लेते हैं, वो लिखवा लेते हैं। मैं आपको सत्य बताती हूँ, हम लिखना बंद करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, लिखो, तुम बोलो नहीं, लिखो। हमेशा प्रेरित करते हैं। तो ये तो मुझे तो बहुत खुशी होगी कि आदरणीय प्रेम जन्मेजय सर और आदरणीय ललित जी के साथ मुझे भी सुनने का उनको अच्छा लग रहा है, तो मुझे खुशी होगी। जी जी अरुण जी, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ, ललित जी को हम चर्चा में लेके आए थे और वो चर्चा समोसे, चाय, पकौड़े इतनी आनंदमय रही, लोग इतना हंसे, इतना खुश हुए। और वो बातचीत में बीच में नेटवर्क चला गया तो लग रहा था कि दोबारा से जोड़े ललित जी को लेकर के आए। और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा था, सभी की खुशियां अपार बटी थी। तो मुझे लगता है कि वाकई में एक ऐसा कार्यक्रम रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे कार्यक्रम, थोड़ा सा दीर्घकाल, जिसमें सबके पास समय की उपस्थिति भी हो। आपका समय भी नजदीक है, मैं समझ रही हूँ 9 बजने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपसे छूटे, हम आपसे कुछ
जी कुछ एक कविता चर्चा भी करना। मैं हाँ एक जी, कविता आजादी पर, अब संजोग से खुल गया मोबाइल। आजादी पर मैं वही कहने वाली थी, जी अगर जी मिल गई है जी तो जी सुना दीजिए जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी ये कविता, और मुझे लगता है कि ये जो देश की सीमाओं पर जो हमारे युवा सैनिक खड़े हैं और देश की जी रक्षा कर रहे हैं, और हम चैन की सांस ले रहे हैं, और जी हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी, और लोग कहते हैं कि जी भारत युवाओं का देश है, तो 60% जी से अधिक आबादी हमारे देश में युवाओं की है। ऐसे जी युवाओं को, ऐसे वीर सैनिकों को संबोधित करते हुए मेरी कविता है। और जी हे भारत के वीर सपूत, जी हे सुनाइए। भारत के हे भारत के वीर सपूत, योग्य जी सक्षम सबल बनकर, जी दुश्मनों का दर्प दमन कर, तुझे आगे ही बढ़ना है, जाति जी धर्म में बटे देश को तुझे मंजिल तक पहुंचाना है। जी हे भारत के वीर सपूत, तेरी राह में जो अवरोध बने, उन्हें लाख कहो जी पर हटे न हटे, सीना तान बाहुबल बितान से, जी सीना तान बाहुबल बितान से तुझे आगे ही बढ़ना है, जाति धर्म में जी बटे देश को तुझे मंजिल तक पहुंचाना है। जी हे भारत के वीर सपूत, चाहे लाख पीछे हो कांटो अगर, राह कठिन जी है जरूर मगर, प्रण से पीछे मत हट जाना है, हर जी रोड़े को धूल धूसरित कर, तुझे पथ पर चलते ही जाना है, जाति धर्म जी में बटे देश को तुझे मंजिल तक पहुंचाना है। जी वे वे हे भारत के वीर सपूत, वे जी कायर वे कायर जो समर छोड़ हैं खड़े हुए, जो जी स्वार्थवश कायरता को हैं वरण किए, हैं वे भी जी कम नहीं, जो तटस्थ हैं खड़े हुए, नियत नहीं सीमा तेरी, लंबी दूरी जाना है, जाति धर्म में बटे देश को तुझे मंजिल तक पहुंचाना है। जी हे भारत के वीर सपूत, युग युग उनका ऋणी होगा, जो स्वत्व त्याग बढ़ता होगा, जो प्राणपण लगा होगा, वह वीरत्व भूषण होगा। उन वीर सपूतों को हमें गले लगाना है, जाति धर्म में बटे देश को तुझे मंजिल तक पहुंचाना है। हे भारत के वीर सपूत, दुश्मन चलेगा हर एक दांव, जी पलटबाजी यत्न करेगा घाव, उस घाव से नहीं घबराना है, अपने भुजबल से पथ के शूल हटाना है, जाति धर्म में बटे देश को तुझे मंजिल तक पहुंचाना है। जी हे भारत के, अंतिम पंक्तियां हैं। हे भारत जी के वीर सपूत, जीवन नहीं बलिदान श्रेष्ठ है, जीवन नहीं बलिदान श्रेष्ठ है, जिस दिन तू जी यह मानेगा, कायरता को कलंक समझ नित दिन बढ़ता ही जाएगा, हर विघ्न विकट समय में भी तुझे राष्ट्र ध्वज फहराना है, जाति धर्म में बटे देश को तुझे मंजिल तक पहुंचाना है, जाति धर्म में बटे देश को तुझे मंजिल तक पहुंचाना है। जी आदरणीय जय हिंद। अनुराधा पांडे जी लगातार बनी हुई हैं, जय हिंद लिख रही हैं। आपकी कविता को जी सभी बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से सुन रहे हैं। समय आपके पास कम है, मैं जानती हूँ, अभी दूरदर्शन के कार्यक्रम में आपको पुनः जुड़ना है। तो मैंने जी भी कुछ आप पंक्तियां लिखी हैं आदरणीय, तो जी जी भोजपुरी में स्वागत है। है। जी, बिल्कुल भोजपुरी में है। है। मैंने जी जीवन जी में स्वागत पहली है। बार कुछ भोजपुरी में लिखा है, तो मुझे समझ जी में नहीं जी आ रहा है मैं पटल पे सुनाऊं या नहीं। थोड़ा संकोच हो रहा है, पर एक प्रयास करती हूँ। जी नहीं नहीं सुनाइए, कहीं से स्वागत है। जी, कहीं से एक धुन सुनी थी, उसी धुन को सोचा कि गीत में ढाल के देखूं। देशभक्ति जी पे जी कोशिश की है। आप सबके बिल्कुल। सामने हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी भूल हो तो क्षमा कीजिएगा, पर जी एक नहीं प्रयास स्वागत है। करती हूँ। आपन ई देशवा सुहावन, सपनवा देखत रही। क्या बात। आपन ई देशवा सुहावन, सपनवा देखत रही। अरे लड़ीकन के समझावन, सपनवा देखत रही। क्या बात, बहुत तीन बढ़िया। पल के ओटवा से झाके सूरजवा, लाली गुल मोहर पे लागे बदरवा। हमवा की बगिया में कुहू के कोयरिया, गौआ के महुआ से मह के डगरिया। आवत बाबी दिस से पहुनवा, हो
देश से पहुनवा सपनवा देखत रही। आपने देशवा सुहावन सपनवा देखत रही। 4 पंक्तियां पाकिस्तान पर भी लिख दी है, मुझे समझ में नहीं आया कि और अंक लेके क्या लिखने की कोशिश करती हूँ। पाकिस्तान समझे ना बतिया हमारी, पाकिस्तान समझे ना बतिया हमारी, भेजेला आतंकी हमरे दुआरी, भेजेला आतंकी हमरे दुआरी। देहरी पर आतंकी के आवे नदी है, देखेला जवान प्राण लई है। अक्षन बाटे हो अक्षन बाटे देशवा हमार, सपनवा रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन में पहली बार प्रयास किया, मुझे बहुत डरते डरते कि आज तक कविता लिखती रही है, कहाँ से भोजपुरी गीत, बट अचानक ही एक बुक बंद गई तो कल मैं बैठ के लिख रही थी। मैंने सोचा आपके सामने, आप औरंगाबाद से हैं तो आप समझ पाएंगे, तो थोड़ा बहुत प्रयास। बिल्कुल। रउआ तो हमारा औरंगाबाद पहुंचा दिली। अरे नहीं, मुझे खुद भोजपुरी सुने हुए शायद वर्षों बीत गए हैं, तो आज पता नहीं कैसे स्मृतियां कई बार कौंध जाती है। आपसे मुलाकात के बाद ही ये स्मृति कौंधी है, तो मैं समझ गई कि औरंगाबाद के माहौल में पहुंच गई। तो सर, आगे की चर्चा में हमें समाप्त करना है। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, क्योंकि आपने जितना भी हमें बताया, जितना भी हमें सिखाया है, वो कम है। मैं उसके लिए और आपसे समय लूंगी जब आप थोड़े से फ्री होंगे आपकी व्यस्तता में से। अभी 9 बजे आपका दूरदर्शन पे कार्यक्रम है, तो मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा फ्री कर दूं। आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी की एक देशभक्ति पर कविता की 2 पंक्तियां हैं, बस वही बोलकर मैं आपको नमन करती हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है, नर के नभस चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है। भेदों का ज्ञाता निगूढ़ताओं का चिरज्ञानी है, मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है पानी है। जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं, तू वह नर ने जिसे बहुत ऊंचा चढ़कर पाया था, तू वह जो संदेश भूमि को अंबर से आया था, तू वह जिसका ध्यान आज भी मन सुरभित करता है, थकी हुई आत्मा में उड़ने की उमंग भरता है। गंध निकेतन इस अदृश्य उपवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। तो आपका नमन, अभिनंदन आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी की इस कविता से। आपने जो व्यस्तताओं में से समय निकाला, हम सब के लिए एक संदेश जरूर देते जाइए, ताकि जब भी आप दोबारा आए तो हम यहीं से पुनश्च चालू करेंगे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ, जिस रामधारी श्री दिनकर जी के पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको नमन करता हूं, और सुनने वालों को भी मैं हार्दिक नमस्कार करता हूं कि इतना उन्होंने धैर्य बनाए रखा और मुझे सुना, और पता नहीं कितनी अच्छी लगी मेरी कविताएं। मैंने कोशिश की कि आप तक मेरी बात पहुंचे, और इसी तरह से आप जब याद करेंगी मैं यहाँ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। जरूर जरूर, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। और एक कार्यक्रम जैसा कि अरुण अस्तित्व जी ने कहा है, हम जरूर करेंगे। अभी आपको आज्ञा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है दूरदर्शन के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति जरूरी है। आपको बहुत दूरदर्शन नहीं, आकाशवाणी में हूँ, आकाशवाणी में हूँ। हाँ जी, आकाशवाणी। वो प्रसारण का समय बता दे तो जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम है, कोविड के दौरान शुरू हुआ था। वो कोविड-19 स्पेशल प्रोग्राम है, और एक चिकित्सक आते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और वो कोविड से संबंधित जो श्रोताओं की समस्याएं होती हैं, जो उनको जानकारी चाहिए होता है, जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है,
कि हम सैनिटाइज कितनी बार करते हैं, हम मास्क पहने कि नहीं पहने, बाजार खुल गया है हम जाएं कि नहीं जाएं, और टीका नहीं लगाया है तो दूसरा टीका कब लगाएं, और लगाने के बाद बुखार आता है तो क्या करें। ये साहित्य से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कैजुअल संपादक हूँ, एक संपादक की हैसियत से आज मैं आकाशवाणी में हूँ। और सोम से शुक्रवार तक मैं अपने दफ्तर में होता हूँ, और तो शनिवार और रविवार को ही मैं आकाशवाणी के लिए उपलब्ध होता हूँ। तो ये मेरी नसीब है कि मैं एक और बड़े संस्थान से, आकाशवाणी से, ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये एक संपादन का कार्य है। जी। कभी कभी साहित्य के कार्यक्रम में भी मैं होता हूँ, और कई कवि होते हैं साथ में, तो अच्छा लगता है उसमें। तो FM गोल्ड पर इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं, आप सवाल भी कर सकते हैं सुनने के दौरान। जी, अगर कोई जानकारी चाहिए तो। जी जरूर, मैं सबसे कहूंगी जुड़ने के लिए आपके कार्यक्रम को, और जरूर सुने। और आपको ढेर ढेर बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं, जीवन में बहुत सारे आप और सम्मान लेकर के जाएं, हमारे बीच आते रहे, मुस्कुराते हुए हम आपसे बातचीत करें और आपसे काफी कुछ सीख सके। आज की चर्चा को आपके साथ यहीं पर विराम देती हूँ। नमन, आदरणीय, प्रणाम, शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार और नमस्कार, शुभ रात्रि। जी। जितने भी हमारे साथी अभी जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ आजादी की शुभ संध्या पर कुछ कविता लेकर के आई थी, और वो आपके सामने पढ़ना चाहती थी। एक गीत भी मैंने सोचा था कि आपके लिए सुनाऊं, तो अगर आप सब उपस्थित हैं तो एक गीत आपके लिए रखती हूं मैं। आप सब भी मेरे साथ गाइए, क्योंकि ये गीत ऐसा है जिससे कि हमारी आजादी जुड़ी हुई है, हमारे देश की सारी संभावनाएं जुड़ी हुई हैं, और ये गीत हम सबके लिए बहुत ही कर्णप्रिय है। मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर एक बालक एक मोहन और राधा हर एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये गीत मुझे अनायास ही याद हो गया, क्योंकि कई बार हम अपनी आजादी की शुभ संध्या पे कुछ ऐसे गीतों को सुनते हैं जो हमारे मन को भाते हैं। उसी में एक कविता भी मुझे याद आ गई, तो उस कविता को भी आपको विशेष रूप से सुनाती हूँ। ये श्री गोपाल दास व्यास जी की कविता है, और आजादी पर उन्होंने लिखी है। सुनिएगा। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोली स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, वह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में
वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्त में काया, आजान बाहू ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण कर जाना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है, वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने थे हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारण वीरों ने खून से अपना इतिहास नया, जब लिखा महारण वीरों ने खून से अपना इतिहास नया। आदरणीय श्री गोपाल दास व्यास जी को नमन करती हूँ। उन्होंने एक कालजयी रचना लिखी है जो आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने जब हस्ताक्षर मांगे थे और पूरी की पूरी जनता उमड़ कर आई थी और उन्होंने हस्ताक्षर दिए थे, तो ये कविता आज मुझे बहुत मुश्किल से मिली और मैंने चाहा था कि मैं आपके सामने रखूं और सुनाऊं। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आदरणीय रणविजय राव जी की उपस्थिति से हम सब में एक नया जोश आ गया था। तो आजादी की पूर्व संध्या पर आप सबको नमन करती हूँ। कल हमारा जो आजादी का कार्यक्रम है आदरणीय अनुराधा पांडेय जी कर रही हैं, हिरेन जोशी जी भी होंगे, रमेश विनोदी सर भी होंगे, सभी लोग उपस्थित होंगे। तो आइए हम सबका उत्साह बढ़ाते हैं और कल मिल करके आजादी की इस धुन को और आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सबको नमन। आप सबका दिन शुभ हो। कल आजादी का जश्न जरूर मनाएं।